तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा शुरा जो होता है वो सामने से फिर से गायब हो जाता है और क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वो सामने की तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ ही हमारा शुरा ऊपर से निकलता है जंप करते हुए अपनी स्टिक के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो ऐसे ही लगता है जैसे कि उसने क्रिम्सन बीस्ट को मार दिया, लेकिन क्रिम्सन बीस्ट अपनी स्पीड को यूज करते हुए अपनी क्लोन टेक्निक के साथ वहां पर से गायब हो जाता है। तो हमारा शुरा जो होता है वो कहता है वो कहां पर चला गया, तो वो उसकी बैक साइड के ऊपर और पीछे से अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है लड़के तुम्हारी स्ट्रेंथ के अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ है, तुम सिर्फ अपनी स्टिक के अंदर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और जैसे वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है तो लेकिन हमारा शुरा वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्टिक को पीछे की तरफ घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अगर यहाँ पर उसकी बॉडी इसके साथ टकराती, उसकी स्टिक के साथ टकराती तो फिर यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर होल हो जाते। लेकिन जो क्रिम्सन बीस्ट जो होता है फिर से अपनी फैंटम आर्ट को यूज करते हुए जंप करते पीछे की तरफ पड़ जाता है और कहता है ये कमीना मॉन्स्टर कहीं का, इसकी स्ट्रेंथ तो वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये पीछे वाली साइड के ऊपर भी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पर क्रिम्सन बीस्ट जो होता है फिर से अपनी बच्ची कुची पावर्स को निकालता है, जबरदस्त पावरफुल एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने इंसान के लिए मैं एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम येलो डीमन चेन स्ट्राइक होता है। वो येलो डीमन चेन स्ट्राइक के साथ उसके करीब पहुंचकर जब अटैक करने लगता है तो हमारा शुरा अपनी स्टिक को वहां पर घुमाना शुरू कर देता है। अपनी स्टिक को घुमाकर वहां पर अपने सामने एक शील्ड बनाता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। वहां पर जबरदस्त धमाके होते हैं, नीचे का ग्राउंड टूट रहा होता है और दोनों वहां पर फुल स्पीड के ऊपर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। काफी तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। और यहीं पर दिखाता है कि शुरा की गाल के ऊपर कट लगता है जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। तुम्हारा शुरा कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, जबकि क्रिम्सन बीस्ट उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पहली बार किसी के सामने इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा हूँ। जब से मुझे यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन ने नई पावर्स दी है तब से मुझे यहाँ पर कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं मिला जिसके खिलाफ मैं यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी को यूज कर सकूं। तो क्रिम्सन बीस्ट उसे कहता है कि लड़के मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल्स है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ अभी तक फाइट कर पा रहे हो और तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा ऑनरेबल फील करना चाहिए कि तुम यहाँ पर मेरी लास्ट मूव को देखने वाले हो जो कि मेरा सबसे स्पेशल मूव होने वाला है। और इसी के साथ ही क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम ब्लड मार्क लाइटनिंग ब्लास्ट होता है। वो एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट टेक्निक होती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से उसकी की पावर निकलती है और वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा। तो जब उसकी की पावर जो होती है वहां पर एक बड़ा सा बॉल बनाना स्टार्ट करती है तो आसपास के एरिया को कवर करती है और वहां पर वो बॉल फटेगा तो आसपास का पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। लेकिन हमारा शुरा जो होता है वहीं पर अंदर खड़े खड़े उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है। वो अपनी स्टिक के साथ जब स्ट्राइक्स लगाता है उसे अंदर से फोड़ देता है और वो एनर्जी का बड़ा गोला जो होता है वहीं पर टूट जाता है। लेकिन अब यहाँ पर धमाका तो होता है, धमाका होने के साथ वो गड्ढा और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है और उस गहरे गड्ढे के अंदर हमारा शुरा और क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वो दोनों अभी भी होते हैं। लेकिन क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वो जख्मी हो चुका होता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन शुरा ने अभी तक जहाँ पर उसके सामने एक लफ्ज नहीं बोला, वो काफी ज्यादा गुस्से में सिर्फ उसे घूर कर देख रहा होता है। और क्रिम्सन बीस्ट भी कहता है कि ये कमीना कहीं का ये अभी भी यहाँ पर मेरे सामने इसी तरह सीरियस मोड में खड़ा है और इसको यहाँ पर जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा चेहरे के ऊपर सिर्फ एक कट के अलावा। हमारा शुरा उसे कहता है कि अब यहाँ पर मेरी बारी है क्योंकि तुमने अपना फाइनल मूव यूज कर दिया और अब यहाँ पर मेरी फाइनल मूव को यूज करने की बारी है। तब से क्रिम्सन बीस्ट जो था वहीं पर से अपनी एक और टेक्निक को रिलीज करता है। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ता है, वहां पर खामे को यूज करने वाला एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी स्ट्राइक के साथ। लेकिन जैसे वो स्ट्राइक को यूज करने लगता है हमारा शुरा जो होता है उसके करीब पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उसके सर में अपना डंडा दे मारता है और जब वहां पर उसे डंडा पड़ता है तो एक और पावरफुल स्ट्राइक लगती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि क्रिम्सन बीस्ट जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, उसकी हालत खराब होती है, आधा वो मिट्टी के अंदर दब चुका होता है और पूरी तरह से उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके चेहरे के ऊपर से भी खून बह रहा होता है। तो हमारा शुरा उसे कहता है क्या बस हो गई या फिर अभी तुम यहाँ पर किसी और मूव को यूज करना चाहते हो। तो इसी के साथ ही क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वो कहता है कि लड़के मुझे अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा शुरा जो होता है वहीं पर से अपनी स्टिक को सामने की तरफ घुमाकर उसके पास स्टैब करता है। जब वो सामने की तरफ स्टैब करता है इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि इसी के साथ ही वहां पर क्रिम्सन बीस्ट जो होता है उसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा उड़ जाता है और वहां पर सामने की तरफ एक बहुत ही दूर तक जहां पर उसकी स्टैब की एनर्जी जाती है एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। तो हमारा शुरा उसे मारने के बाद कहता है कि तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, जबकि चीफ जो होते हैं ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहता है कि इस लड़के को फिर से यहाँ पर शांत करना पड़ेगा। अगर हम इस क्रिम्सन बीस्ट को जिंदा पकड़ लेते तो फिर हम लोग यहाँ पर इसके पास है डिवाइन फिजिशियन का पता पूछ सकते थे, हम इससे लोकेशन पूछ सकते थे कि उनका बेस कहाँ पर है, लेकिन इस लड़के ने उसको मार डाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरे जंगल का दिखाया जाता है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा टैवरन होता है जहां पर कुछ लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं। तो सब कुछ काफी ज्यादा शांति के साथ चल रहा होता है, लेकिन इसी के साथ जब वो लोग वहां पर बैठे खाना खा रहे होते हैं साइड के ऊपर से चेन्स की आवाज आती है और साथ ही किसी को पीटने की आवाज आती है। तो साइड के ऊपर दिखाते हैं कि वहां पर एक इंसान जो होता है वो दो इंसानों को लेकर आके बढ़ रहा होता है। एक ने वहां पर सामान उठा रखा होता है, दूसरे हट्टे कट्टे के ऊपर वो
खुद चढ़कर बैठा होता है और दोनों को वहां पर अपनी सवारी बनाकर वो चला रहा होता है। उनके गले में उसने पट्टा डाल रखा होता है। तो दोनों यहाँ पर बुढ़े मास्टर्स होते हैं जो कि एक बड़े क्लैन के मास्टर्स होते हैं। एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है और उनके ऊपर जो बैठा होता है वो भी एक बीस्ट होता है जिसका नाम आपको बाद में पता चलेगा। सभी लोग बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं जो लोग वहां पर बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कौन हिम्मत करे इसके सामने बात करने की, जिसने यहाँ पर दो पावरफुल मास्टर्स को अपना माउंट बना लिया और उन्हें यहाँ पर जानवर की तरह चला रहा है। उसके सामने किसकी हिम्मत है जो बात करे। तो वहां पर आने के बाद वो जो रेस्टोरेंट के ओनर होते हैं उनसे कहता है कि मेरे लिए खाना लेकर आओ और साथ ही यहाँ पर इन जानवरों के लिए भी खाना लेकर आना। तो इसी के साथ ही उनके लिए खाना वहां पर लाया जाता है। तो उसे कहा जाता है कि सबसे बेस्ट खाना लेकर आना। थोड़ी देर के बाद वो 3 प्लेटें लेकर वहां पर आकर टेबल के ऊपर रख देते हैं। जब वेटर वहां पर खाना लेकर आता है तो वो बंदा उसे कहता है कि ये क्या तुम्हें दिखाई देता है कि मेरा पेट इतना ज्यादा बड़ा है जो मैं 3 प्लेटें खाऊंगा। तो वेटर उसे कहता है कि सर जी आपके सबॉर्डिनेट्स के लिए भी यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, वो लोग भी तो खाएंगे ना, तो आपने कहा था कि उनके लिए भी लेकर आऊं। तो ये बात सुनने के बाद वो बंदा जो होता है अपनी छड़ी के साथ खाने की प्लेट्स को वहां पर नीचे गिरा देता है जो कि सीधी उन दोनों के सर में जाकर लगती है। और इसी के साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। वेटर मैंने तुमसे कहा था कि मेरे जानवरों के लिए खाना लेकर आओ, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि इंसानों के लिए खाना लेकर आओ। और साथ ही वो उठकर खड़ा होता है, जाकर उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है और उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि आज के बाद से तुम जानवर हो और तुम लोग यहाँ पर इंसानों की तरह इस खाने की तरफ क्यों देख रहे थे। और बाकी के सभी लोग बेचारे और भी डर जाते हैं और सहमे हुए वहां पर अपने अपने खाने की तरफ फोकस कर रहे होते हैं लेकिन खा नहीं पा रहे होते। सभी लोग अपने सर झुकाकर बैठे होते हैं और वहां पर उन दोनों को बेचारों को बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ रही होती है। वो उन दोनों को बुरी तरह से पीटता है, इतनी बुरी तरह से पीटता है कि बेचारे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। साथ ही वो बंदा जो होता है वेटर से कहता है कि वेटर मेरी बात सुनो। तो कहता है जी सर। तो उसे कहता है कि अब जल्दी से जाओ, जाकर जिस बर्तन में तुम कुत्तों को खाना देते हो वो बर्तन लेकर आओ। कुत्ते या बिल्लियों को जिसमें खाना दिया जाता है उन बर्तन में इनके लिए खाना डालकर लेकर आओ। तो वो कहता है जी सर मैं अभी लेकर आता हूँ। और वो भागता हुआ जाता है तो टूटे हुए गंदे से प्याले लेकर आता है जिसके अंदर खाना डालकर उनके सामने रख दिया जाता है। बचा कुचा जितना खाना होता है वो उनके सामने रखा जाता है। तो इसी के साथ ही ओनर जो होता है उनसे कहता है कि अब जल्दी से खाना स्टार्ट करो। अब ये मत कहना कि तुम्हें भूख नहीं है, अगर तुम्हें भूख नहीं है तब भी तुम्हें यहाँ पर यही खाना खाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग इस वक्त यहाँ पर मेरे जानवर मेरे बीस्ट हो। अब जल्दी से इसको खाना स्टार्ट करो। और वो दोनों बेचारे जो होते हैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे होते हैं लेकिन क्या करें अब यहाँ पर उन्हें खाना पड़ेगा क्योंकि उसने यहाँ पर उन्हें ऑर्डर दिया है। तो वो दोनों ही जो होते हैं वहां पर उन प्यालों को उठाते हैं और उन कुत्तों के प्यालों के अंदर ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। और ये देखने के बाद वेटर और उसके साथ जो होटल ओनर होता है बेचारे वो भी शर्मिंदा होकर पीछे खड़े होते हैं। फिर साथ ही वो बंदा जो होता है वहां पर टेबल के ऊपर पैसे रखता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा खाना वाकई में काफी ज्यादा अच्छा था। और साथ ही वो अपने दोनों बीस्ट को लेकर वहां पर से चल पड़ता है। जब वो लोग वहां पर से काफी दूर चले जाते हैं जहां तक कि उनकी आवाज सुनाई ना दे सके, इसी के साथ ही वो सभी लोग जो कि वहां पर बैठे हुए थे वो बातें करना शुरू कर देते हैं। एक कहता है क्या तुमने यहाँ पर उन दोनों को पहचाना, दूसरा कहता है नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो एक उनमें से कहता है ये दोनों जो थे ये शेनडोंग के दोनों ईस्टर्ली टाइगर्स हैं, क्या तुमने यहाँ पर कभी दोनों टाइगर्स के बारे में नहीं सुना। शेनडोंग के महान टाइगर्स जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इन लोगों ने फोर्ट सोवरियन के सामने अपना सर झुकाने से मना कर दिया था जिसकी वजह से अब फोर्ट सोवरियन के लोगों ने देखो इन लोगों की क्या हालत कर दी है। क्या तुम जरा सोच सकते हो कि शेनडोंग के दोनों ईस्टर्ली टाइगर्स जो कभी यहाँ पर पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे थे, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता था, आज यहाँ पर वो दोनों किस तरह से सर झुकाकर बुरी तरह से मार खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो मास्टर जिसने यहाँ पर इन दोनों को टेम किया है और वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि वो भी फोर्ट सोवरियन का ही एक बीस्ट है।